इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के फेमस स्कॉलर मॉर्गेंत्यू के अनुसार किसी भी देश के लिए देश हित से बड़ा कुछ नहीं। लेकिन देश हित आप किसको मान रहे हैं? अगर इसमें कुछ गैप है तो देश के सर्वाइवल पर बात आ सकती है। देश के लिए जो विजन आपने सोचा हुआ है उस पर बात आ सकती है। आप सोचेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट तो अपने देश के अंदर अगर हम अच्छे से काम करें, इकोनॉमी को मजबूत बनाएं, तो अल्टीमेटली देश तो मजबूत बन ही जाएगा। ऐसा है नहीं, क्योंकि देश के बाहर जो हो रहा है और उसका आपकी स्ट्रेटजी पर क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, यह बहुत मैटर करता है। चलिए जानते हैं बांग्लादेश में क्या चल रहा है। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में इन जनरल चल रहा होगा कि 1971 के लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वॉर में इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया, बांग्लादेश के एग्जिस्टेंस में भारत ने सहयोग किया। यह तो वो वाली बात हो गई कि भाई आपने दूसरों के लिए अच्छा किया, चलो आपका भी बेनिफिट हुआ, लेकिन इसके वजह से आप तो मानकर चलेंगे ना कि दूसरा आपके साथ अच्छा ही व्यवहार करेगा, आपको अपना एलाय ही मानेगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पिछले कुछ महीनों में सिचुएशन बिल्कुल ही बदल गई? क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको रीड नहीं कर पाई? जब आप इंडियन फॉरेन सर्विस में जाते हैं तो जो इनिशियल लेवल पर आपको पोस्टिंग्स मिलती हैं, तो उसमें पॉलिटिकल ऑफिसर एक शब्द यूज किया जाता है। उस ऑफिसर का जिम्मा यही होता है कि दूसरे देश में पोस्ट होकर आप जाने कि उनकी राजनीतिक गतिविधियां आपके देश पर क्या नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती हैं। तो उनको रिपोर्ट बनानी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भेजना होता है। तो क्या इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, दे वर नॉट एबल टू गैदर दिस इंफॉर्मेशन इन राइट मैनर कि जून से लेकर अगस्त में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा? जनवरी में इलेक्शन होते हैं 2024 में, अवामी लीग जीतती है, वो शेख हसीना की पार्टी जिसने नॉर्थ ईस्ट में स्टेबिलिटी लाने के लिए, आईएसआई पर काउंटर अटैक करने के लिए, जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप बांग्लादेश में बैठकर बांग्लादेश को नुकसान पहुंचा रहे थे, हमारे नॉर्थ ईस्ट को नुकसान पहुंचा रहे थे, उन पर उन्होंने आक्रमण किया भारत की फोर्सेस के साथ मिलकर। अब उनकी नींव हिल गई। तो ये केवल फेलियर, बांग्लादेश की इंस्टेबिलिटी में ये फेलियर आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी चाहिए? क्योंकि जब तक जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो मजबूत कैसे होंगे? खैर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कितनी सारी चीजें साथ साथ वर्क करती रहती हैं, तो कुछ ऐसी भी लेयर्स होती हैं जिनको हम अंडरमाइन कर लेते हैं। तो एक एक करके इन लेयर्स पर ही आज डिस्कस करना है। पहली बात तो यह है कि 1971 में हमने सपोर्ट किया, तो आज बांग्लादेश के एक बड़ा पोर्शन जो है यूथ का, वो एंटी इंडिया स्लोगन्स क्यों लगा रहा है? तो देखिए, उसके कुछ कारण हैं, तीन। मतलब पहला तो हिस्ट्री पे ही जाते हैं। आपको लगता है कि आज का यूथ इमोशनली इस बात से कनेक्टेड है कि 1971 में क्या हुआ था? 1971 में जब वो यहिया खान जी की सरकार पाकिस्तान की, जो वेस्ट पाकिस्तान से चल रही थी, ऑपरेशन सर्चलाइट चलाती है, इतनी भारी मात्रा में लोगों पर मतलब यातनाएं होती हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन, रेप्स होते हैं। और उस समय इससे बचाने के लिए इस ईस्टर्न बंगाल, यहां पर जो एथनिक नेशनलिज्म है, इसकी जो भावना वहां पर पहले से ही मौजूद थी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भारत साथ देता है। लेकिन फिर अभी बांग्लादेशी यूथ उसको क्यों कनेक्ट नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो बहुत पुरानी बात हो गई। वो जो करंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, कुछ ऐसे बदलाव जो अभी बांग्लादेश की सोसाइटी में आ रहे हैं, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और बांग्लादेश की इकोनॉमी में चल रहे हैं, वो उससे ज्यादा प्रभावित है। वो हिस्ट्री के लॉजिक को, रेटोरिक को रिजेक्ट कर रहा है। उसका मानना है कि देखो, फायदा तो हुआ, बांग्लादेश बना, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान को बना रहे थे तो उन्होंने कहा उर्दू ही एकमात्र भाषा होगी। कहा कि भाई बंगाली का भी तो सम्मान करिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बंगाली नहीं। जबकि उर्दू प्रेवलेंट कहां थी? वो नदर्न पार्ट में प्रेवलेंट थी, सेंट्रल पार्ट में प्रेवलेंट थी और कुछ वेस्टर्न पार्ट में प्रेवलेंट थी। तो आपने ईस्टर्न पाकिस्तान बनवा दिया और ईस्ट पाकिस्तान की जो बंगाली, जो कि मातृभाषा है, उसको आपने साइडलाइन कर दिया। फिर 1971 के इलेक्शन में जो अवामी लीग, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जीतती है और कायदे से तो वेस्ट पाकिस्तान में जो सरकार बनती है उस पर इसका इंफ्लुएंस होना था। लेकिन पंजाब और सिंध जो पाकिस्तान का भाग है, वहीं के पॉलिटिशियंस और वहीं के आप लीडर्स को देखेंगे मिलिट्री में, उन्होंने कहा नहीं नहीं, पावर यहां से नहीं जाने देंगे, पावर तो वेस्टर्न पाकिस्तान के लीडर्स के पास ही रहेगी। अब इससे जन्मी जो ऑटोनॉमी की डिमांड थी, ऑटोनॉमी की, भाई चलो आप जो इलेक्शन प्रोसेस को ही आप सम्मान नहीं कर रहे, तो ऑटोनॉमी तो दो, स्वायत्ता दो ईस्ट पाकिस्तान को, जब आप इक्वल फ्रंट पर उनको मान ही नहीं रहे।
जब ये भी नहीं माना तो फिर सेपरेशन की डिमांड हुई, और सेपरेशन की डिमांड हुई तो वहां पर फिर आपने ऑपरेशन सर्चलाइट से यातनाएं देखी। लेकिन बांग्लादेश के यूथ को ऐसा लगता है कि भाई वो जो जो स्टेटस चेंज हुआ उसका फायदा ज्यादा भारत को हो गया, और भारत ने बांग्लादेश को इक्वल नहीं माना कभी, ऐसा वो कनेक्ट कर रहे हैं। ये आज का नैरेटिव है। जबकि आज से ही आप 4 साल पहले, 5 साल पहले देखें, भाई 15 साल से अवामी लीग की सरकार है, तो उस समय तो जो मेजर नैरेटिव था यही था कि भाई बांग्लादेश का जो ट्रू रिलायबल एलाय है वो इंडिया है। ट्रेड ट्रांजिट इंडिया, लेवरेजेस इन ऑफ सेवरल काइंड इंडिया। तो फिर ये क्या हुआ? तो यानी कि अंदर खाने कुछ चल रहा था जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल होंगी, कुछ रिलीजियस आउटफिट्स भी शामिल होंगे जो इस नैरेटिव को सतह पर ला पाए। लेकिन एक एक करके जानते हैं, देखिए वो कनेक्ट नहीं कर रहे इससे, अब करंट पॉलिटिकल रियलिटी से कनेक्ट कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि जो इंडिया को रिलायबल एलाई प्रोजेक्ट कर रहा था वो अवामी लीग थी। बांग्लादेश का रिलायबल एलाई शायद इंडिया है नहीं। अब ऐसा क्यों? यहां पर मुझे याद आता है कि एंशिएंट ग्रीस के स्कॉलर हुए थुसाइडस। उन्होंने कहा कि आपकी कितनी भी अच्छी दोस्ती है आपके पड़ोसी से, लेकिन अगर आपकी शक्ति का स्तर बढ़ेगा तो आपके पड़ोसी के दिमाग में सिक्योरिटी डिलेमा आएगा। उसको लगेगा कि बढ़ती हुई ताकत का कहीं इस्तेमाल हम पर ना कर दे। बांग्लादेश भी यही देख रहा है कि इंडिया का जो जियोपॉलिटिकल स्टेटस है विद द बैकिंग ऑफ वेस्ट एज वेल, वो इंक्रीज हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया रीजनल हेजमॉन बनकर इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है, कहीं उन पर इंफ्लुएंस ना करना स्टार्ट कर दे। थुसाइडस कहते हैं इसको थुसाइडस ट्रैप। यानी कि जैसी पड़ोसी होगा ताकतवर, तो ऐसे कुछ ग्रुप्स होंगे दूसरे देश में जो इनसिक्योर फील करेंगे, और इनसिक्योर फील करके वो कुछ ऐसे एक्शन लेंगे जिससे कि आपको काउंटर बैलेंस किया जा सके। अब आप कहेंगे सर बांग्लादेश कहां इंडिया को काउंटर बैलेंस करने लगेगा? लेकिन आप सोसाइटी के लेवल पर देखिए क्या चल रहा है। सोसाइटी के लेवल पर कुछ ऐसा हो रहा है जो 1970s, 80s, 90s में था ही नहीं। एक बड़ा बदलाव आप बांग्लादेश में देख रहे हैं। नाउ बांग्लादेश इज फाइंडिंग सोलिडेरिटी विद पाकिस्तान। अब वो पाकिस्तान के साथ एक जुड़ाव महसूस कर रहा है। अब ऐसा क्यों कर रहा है? अब मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के रूल्स के हिसाब से आपको समझाऊं, जियोपॉलिटिक्स के रूल्स के हिसाब से, तो वो ये है कि उसको लगता है कि पाकिस्तान ग्लोबल लेवल पर इंडिया को काउंटर करता है। तो अगर इंडिया के राइज से उनको डर है कि हमारी पॉलिटिक्स में दखल देता है इंडिया, इलेक्शन में अवामी लीग को सपोर्ट करता है इंडिया, तो इंडिया को काउंटर करने के लिए जो एक देश खड़ा होता है वो पाकिस्तान है। तो अगर पाकिस्तान काउंटर वेट करेगा इंडिया को, तो फिर तो भाई बांग्लादेशी जनता, यूथ जो इस नैरेटिव को खरीद रहा है, उसको तो करीब हो ही जाना चाहिए पाकिस्तान के। तो ये एक चेंज यहां पर दिख रहा है। और मैंने कहा कि लेयर में कुछ इकोनॉमिक रीजंस भी हैं। यूथ इतनी आसानी से किसी नैरेटिव में नहीं आएगा। वो देखेगा मेरी जेब पर क्या असर पड़ रहा है, मेरे घर पर क्या असर पड़ रहा है। तो यानी कि इकोनॉमिक टर्मोइल विच वर गोइंग ऑन इन बांग्लादेश, विच शेख हसीना वाज नॉट एबल टू रिजॉल्व, स्पेशली पोस्ट पेंडेमिक पीरियड, उसका भी एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से उनको लगने लगा हाँ देखो ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, देखो जो बांग्लादेश और इंडिया का ट्रेड है उसमें इंडिया ज्यादा बेच पा रहा है बांग्लादेश को, बांग्लादेश कम बेच पा रहा है। अरे भाई साहब, बांग्लादेश और इंडिया के साइज का डिफरेंस तो देख लो, इकोनॉमी के डिफरेंस का देख लो। अगर इंडिया की इकोनॉमी में इतनी वैरायटी है कि वो आपकी ज्यादा जरूरतों को पूरी कर सकेगी इन कंपैरिजन टू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन बांग्लादेश, तो भाई साहब ट्रेड डेफिसिट तो आएगा। तो मुद्दा यह है कि हाँ, बांग्लादेश की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, जो कि इन्होंने जो पेंडेमिक के दौरान उनको पता भी लगा कि हाँ यार टेक्सटाइल पर ओवर डिपेंडेंस ठीक नहीं है, राइट। फिर उनका मानना है कि वाटर इशू, जैसे तीस्ता वाटर इशू, वो रिजॉल्व नहीं हुआ अभी तक। इंडिया इंटरफेयर करता है हमारे इलेक्शंस में, ये चल रहा है। तो उनको डर है कि कहीं रीजनल हेजमॉन बनकर ये इन्फ्लुएंस ना करने लग जाए। पाकिस्तान जो अपील कर रहा है अभी बांग्लादेश की इस नई जनरेशन पर, वो अपनी सॉफ्ट पावर से भी कर रहा है। बांग्लादेशी जो पाकिस्तान के जो सीरियल्स हैं, पाकिस्तान की जो एंटरटेनमेंट है, और पाकिस्तानी बेस्ड जो ग्रुप्स हैं जो अब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि दे आर स्टैंडिंग फॉर मुस्लिम आइडेंटिटी, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट बियॉन्ड एज वेल। तो ऐसे में बांग्लादेश का जो यूथ है वो इस्लाम वाले एंगल पर भी यहां पर कनेक्ट हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश की यूथ को जानना होगा कि भाई उनके देश की जो स्थापना है वो इस्लाम नहीं,
वो बंगाली नेशनलिज्म के बेसिस पर हुई थी। अब ये देखिए मुस्लिम मैंगल, अब इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान क्या कर रहा है बांग्लादेश के साथ? पाकिस्तान वाज अप्रोचिंग अ लॉट बाय डिप्लोमेटिक मीन्स, मिलिट्री मीन्स, लेकिन मतलब रिलेशन का स्टेटस देखिए कि अभी से पहले, अभी तो इंटरिम गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंटरिम गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि पाकिस्तान आप ना अपने कार्गो को ला सकते हो हमारे यहां पर बांग्लादेश में, एंड 100% जो स्क्रीनिंग का जो कंडीशन होना चाहिए था उसको वेव ऑफ कर दिया। आप में से कितने लोगों को ये बात कनेक्ट हो रही है कि कुछ बड़ा हो रहा है यहां पर? मतलब दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली लग रही है। मतलब 1971 से आज तक जो नहीं हुआ, शेख हसीना गई और इस अंतरिम सरकार ने, इंटरिम गवर्नमेंट ने, जो कि इलेक्शन से चुनी हुई सरकार है नहीं, इसने इतना बड़ा फैसला ले लिया बांग्लादेश के लिए कि पाकिस्तान से जो कार्गोज आएंगे, जो शिप्स आएंगे, वो डायरेक्टली बांग्लादेश में डॉक होंगे और 100% जो स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी उसकी कंडीशन को वेव ऑफ कर दिया। अब अगर पाकिस्तान से आर्म्स, एम्यूनिशंस, नार्कोटिक्स ये सब एंटर हो गए, जैसा कि 2004 में चाइना के भी जो फिश ट्रॉलर्स थे उससे पकड़े गए थे चिटागोंग पोर्ट पर, फिर क्या होगा भाई? तो मतलब कोई ना कोई एस्टेब्लिशमेंट में ऐसी पावर है बांग्लादेश में जो इसको अलाउ कर रही है, वो जानती हैं कि ऐसे में खतरा इंडिया को है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ अमंग द लॉन्गेस्ट बॉर्डर हम शेयर कर रहे हैं भाई साहब। पूरा नॉर्थ ईस्ट हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो गया। तो यानी कि जो चाइना पहले कोशिश कर चुका है वो कोशिश तो अब बहुत तेज हो सकती हैं, पाकिस्तान की कोशिशें और तेज हो सकती हैं। तो ये एंगल हमारे लिए बड़ा कंसर्न वाला बात है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया काउंटरवेट सोच रहा है, सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर रहा है, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, प्लस एक राइज हो रहा है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का। यह भी कहा जाता है कि इकोनॉमिक टर्मोइल एक्चुअली पुल पीपल टुवर्ड्स दीज काइंड ऑफ रेडिकल आइडियाज। अगर जेब में पैसा नहीं होता, इकोनॉमिक के हालात पस्त होते हैं, तो ऐसे में लोग स्ट्रेंथ ढूंढते हैं। जब अंदर से कमजोर तो बाहर स्ट्रेंथ ढूंढते हैं, और वहां पर स्ट्रेंथ में लाने के लिए जमात इस्लामी जैसे जो रेडिकल कुछ आउटफिट्स होंगे वो उनको इंस्पायर कर देते हैं कि देखो हाँ, ये देखो ये गलत हो रहा है। जी हाँ, अगर गलत हो रहा था, अगर कहीं पर करप्शन था, अगर कहीं पर इकोनॉमी को करेक्ट पाथ पे लाने में गैप रहा, तो वो गलती है, उसके लिए आवाज हर एक डेमोक्रेसी में उठनी चाहिए। लेकिन आप उसके बलबूते जा किस तरफ रहे हैं, उससे हश्र क्या होगा वो आप ये भी तो देख लीजिए, दूसरे देशों का क्या हुआ। मुस्लिम आइडेंटिटी होम अब्रोड, ये स्टैंड ले रहे हैं जमात इस्लामी। अगर जमात इस्लामी इनफेमस रही है, बदनाम रही है इस बात के लिए कि वो बांग्लादेश और भारत के रिश्तों के सपोर्ट में नहीं रही, वो इंडिया के साथ क्लोज रिलेशंस के अपोज करती रही है, कश्मीर का मुद्दा, अदर मुद्दे इनको उठाती रही है। अंतरिम गवर्नमेंट क्लियर कट दिख रहा है कि पाकिस्तान के करीब जा रही है। ये चेकिंग वाली बात मैंने आपको बताई दी, ये इंडिया के रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है कि नहीं? बहुत बड़ा खतरा है। सिक्योरिटी कंसर्न्स चाइना से भी हमारे सामने है, और आप इसको थोड़ा तार को ऐसे भी कनेक्ट करिए, मणिपुर में इनस्टेबिलिटी हम सब देख रहे हैं, कुकी मेती कॉन्फ्लिक्ट। अब जरा थोड़ा सा और पिक्चर में पीछे जाइए, जो अदर वीडियोस में मैंने कवर किया था कि देखिए यहां पर एक इशू इन्फिल्ट्रेशन का भी है, इन्फ्लक्स का भी है। वहां पर जो कुकी पॉपुलेशन है वो चिन जो पीपल जिनको हम कहते हैं उनके साथ भी सॉलिडेरिटी फील करती है। अब यहां से जो इन्फ्लक्स हो रहा है, तो कुकी पॉपुलेशन उस इन्फ्लक्स में से एक बड़े पोर्शन को अपने साथ रखना चाहती है। अगर वो पॉपुलेशन डायनेमिक्स चेंज होते हैं तो जो मेती पॉपुलेशन है, मेती पॉपुलेशन को इनसिक्योरिटी होगी कि नहीं होगी, फिर उससे एक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। कुछ ऐसी कॉन्फ्लिक्ट हमने 1970s में देखे हैं, 60s में देखे, 1980s में देखे हैं। तो यानी कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं बांग्लादेश में, आप इसको यह मत समझिएगा, अगर कोई बांग्लादेशी यूथ देख रहा है तो आप इसको यह मत समझिएगा कि इट इज जस्ट अबाउट मिस मैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस डन बाय शेख हसीना। इट इज अ पिक्चर बियॉन्ड दिस, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट बांग्लादेश के फ्यूचर पर भी होगा, इस रीजनल सिक्योरिटी पर भी होगा, और फायदा कोई और लेगा, क्योंकि जब आप कमजोर होंगे, रीजन कमजोर होगा, तो फायदा कोई और ही ले रहा होगा। नार्कोटिक्स क्या फिर केवल इंडिया में सप्लाई होगा बांग्लादेश के पोर्ट से? बांग्लादेश में भी जाएगा। नेशनल इंटरेस्ट का एक्सटेंट क्या होना चाहिए? तो यहां पर जो कहा जाता है कि नेशनल इंटरेस्ट अपने आप में एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। डायनेमिक का मतलब नेशनल इंटरेस्ट लाइज बियॉन्ड बॉर्डर्स एज वेल। तो राष्ट्र का हित केवल राष्ट्र की सीमाओं में नहीं होता, सीमाओं के बाहर भी होता है। तो अगर सीमाओं के बाहर कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं तो भारत को त्वरित यानी कि स्विफ्ट
एफर्ट्स करने होंगे ही होंगे। अब 1971 में जो हुआ था, जरा उससे कुछ कंडीशंस को मैच करके देखते हैं क्या चल रहा था। 1971 में ये तो आपको पता लगा, शेख मुजीबुर रहमान चाह रहे थे, पहले नहीं चाह रहे थे कि बांग्लादेश बने, लेकिन फिर जब इनके साथ ऐसा हुआ जो आपको बताया कि इनका हक इनको नहीं दिया गया, पता लग गया कि भाई ये तो सेकंड ग्रेड सिटीजन्स की तरह ही यूज करेंगे ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को, यानी कि आज के बांग्लादेश के लोगों को। लेकिन फिर जब वो आवाज उठी, फाइनली बांग्लादेश बना। अब इतनी कहानी तो सबने सुनी है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि 1971 में साथ साथ नक्सलाइट मूवमेंट भी बढ़ रही थी। 1971 में अगर आप श्रीलंका की हिस्ट्री में देखोगे तो उस समय पर ब्लड बाथ हो रहा था, और ब्लड बाथ कौन कर रहा था? कम्युनिस्ट फोर्सेस। इंडिया में भी नक्सलिज्म बढ़ रहा था, श्रीलंका में ब्लड बाथ हो रहा था, वहां की सरकार उससे निपट रही थी। इधर ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश, वहां पर भी नक्सलाइट्स बढ़ रहे थे। तो यानी कि एक लेयर तो थी पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में जो कलह चल रही थी, राइट, लेकिन दूसरी लेयर यह भी थी जिसमें बैकिंग कौन दे रहा था? चाइना। तो यानी कि वहां पर भी पिक्चर में चाइना था, वहां पर भी पिक्चर में चाइना एक्सपेंड करना चाह रहा था अपनी इंफ्लुएंस ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बाय इन्फिल्ट्रेटिंग वेपन्स टू द नक्सलाइट्स, नक्सलाइट मूवमेंट। तो यहां पर भी आज भी पिक्चर में है चाइना। ये देखिए, उस समय पर इंदिरा गांधी जी एक्चुअली रीच्ड आउट रिचर्ड निक्सन, यूएस के प्रेसिडेंट, से कहा कि व्हाट एवर इज गोइंग ऑन ईस्टर्न फ्रंट ऑफ इंडिया, इट शुड बी द कंसर्न ऑफ यूएसए एज वेल, बिकॉज यूएसए ड्यूरिंग दिस कोल्ड वॉर वाज सपोर्टिंग पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान को यूएसए सपोर्ट कर रहा था कोल्ड वॉर में। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा भाई ये गलत हो रहा है, आपको इसका कंसर्न मतलब समझना चाहिए, नहीं तो इंडिया इज गोइंग टू डू वॉट एवर इज इन आवर नेशनल इंटरेस्ट। तो उस समय पर रिचर्ड निक्सन क्या कह रहे हैं? यू विल नॉट डू एनीथिंग लाइक दिस what you are indicating। आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो आप इंडिकेट करना चाह रही हैं। निक्सन के साथी हेनरी किसिंगर, उन्होंने अपनी बुक में इस बात को बताया है कि निक्सन ने मतलब जब इंदिरा गांधी चली गई तो कहा कि शी इज अ विकेड, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि जो मैं अपने भारत के प्रधानमंत्री के लिए यूज भी नहीं कर सकता। तो यानी कि वेस्ट अपनी हेजेमनी चला रहा था, वो चाह रहा था कि पाकिस्तान स्ट्रांग रहे। अगर आपको याद हो 1971 के इस बांग्लादेश वॉर में एक पिंसर अटैक प्लान किया गया था इंडिया पर। पिंसर अटैक यानी कि ऐसे यहां पर ये बांग्लादेश वॉर चल रहा है, यहां से यूएसए की फोर्सेस बढ़ रही थी, यहां से यूके की फोर्सेस बढ़ रही थी। यूके का जो समुद्री बेड़ा था वो थोड़ा पीछे था, हमने सपोर्ट लिया यूएसएसआर से, इसको एनसर्कल किया और यूएसए को फिर पीछे जाना पड़ा। यानी कि वेस्ट वहां पर भी पिक्चर में था और वेस्ट यहां पर भी पिक्चर में है, लेकिन कोई इसकी बात ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, अवामी लीग के खिलाफ क्या स्टेटमेंट केवल ये बीएनपी और आपकी जमाते इस्लामी या कुछ स्टूडेंट ग्रुप्स ही दे रहे थे? नहीं, वेस्ट ने भी क्रिटिसाइज किया। अरे भाई, तुम कहते हो डेमोक्रेसी है, और जनवरी 2024 में जो इलेक्शन हुए उसमें अवामी लीग जीत गई, लेकिन अब आप क्रिटिसाइज कर रहे हो अवामी लीग को, कह रहे हो कि भाई इलेक्शंस फेयर नहीं थे। अब भाई अगर फेयर नहीं थे तो फिर जो लीगल प्रोसेस है देश का उसको फॉलो किया जाए। अगर फेयर नहीं थे, क्योंकि डेमोक्रेसी फेयर होनी चाहिए, बांग्लादेश की जनता को उसका हक मिलना चाहिए, राइट। लेकिन वेस्ट क्रिटिसाइज कर रहा है। अब वेस्ट क्रिटिसाइज क्यों कर रहा है? क्योंकि यहां पर भी वेस्ट का जो स्टैंड था वो एंटी इंडिया था, और सपोर्ट किसको था? पाकिस्तान को था। और अब ये जो डायनेमिक्स चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है यूएसए इज शेकिंग हैंड्स विद अस, अरे हम आपके तो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ना, चाइना को भी तो काउंटर करना है ना। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में someone who is calling you a friend may be your friend on certain issues but an adversary on other issues। एग्जाम्पल, यहां पर स्ट्रेटेजिक इश्यूज में आपको दिख रहा है, जब पता है यूएसए को कि भाई इंडिया अपने नॉर्थ ईस्ट को स्टेबल रखने के लिए शेख हसीना की सरकार अगर वहां पर है, वो इंडिया का साथ देती आई है, और शेख हसीना के टाइम पर ही बांग्लादेश को साउथ एशिया का वंडर कहा गया, इकोनॉमिक वंडर कहा गया। पाकिस्तान सीखना चाहिए तुम्हें बांग्लादेश से। बांग्लादेश ने जियो इकोनॉमिक्स पर फोकस किया, जियो पॉलिटिक्स पर नहीं। और देखो पाकिस्तान, तुमने जियो पॉलिटिक्स पर फोकस किया, जियो इकोनॉमिक्स पर नहीं। देखो तुम्हारे इकोनॉमी के क्या हालात हैं। हम ये एग्जांपल देते थे, लेकिन यही यूएसए अवामी लीग के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा था जस्ट बिफोर दीज प्रोटेस्ट। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 2 महीने में जो पिक्चर बदली है इंडिया के ईस्टर्न फ्रंट पर, जिसका बहुत बड़ा कंसर्न है, ये कहानी में वेस्ट भी एंगेज हो। कारण, क्योंकि वेस्ट अवामी लीग से अपने सपोर्ट में चीजें चाहता था। जैसे अवामी लीग एक बैलेंसिंग गेम खेल रही थी, यानी कि BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना के साथ भी अलाइन कर रही थी। हालांकि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया भी इन्वेस्ट कर रहा था,
रोपर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बना रहा था इन पार्टनरशिप विद रशिया कि भाई देखो, अगर हम ट्रेड की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, तो हर जगह इंडिया इज गोइंग टू कोलैबोरेट विद बांग्लादेश सो दैट बांग्लादेश नीड नॉट टू एक्चुअली शिफ्ट टुवर्ड्स चाइना। लेकिन यूएसए वाज नीडिंग समथिंग एल्स। अब आप कहेंगे क्या केवल इसी वजह से ऐसे कर रहा था? नहीं, एक और नैरेटिव भी सामने आ रहा है। अब उसकी सच्चाई कितनी है नो वन नोज, लेकिन जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कुछ स्कॉलर्स हैं उनका कहना है कि यूएसए ने ईस्ट तिमोर में जो किया था, साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन, ये स्ट्रेटेजिक कंसर्न है यूएसए का। और अगर आप और हम मानकर चल रहे हैं कि यूएसए ना इंडियन ओशन में ना इंडिया को ही सबसे बड़ा पार्टनर मानकर चलता है, यूएसए ना इंडियन ओशन के लिए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में ना चाइना को काउंटर करना चाहता है, बस इंडिया के साथ रहना चाहता है, इसी वजह से क्वाड में इंडिया है, ऑकस में देखो ये बाकी देश हैं। ऐसा नहीं है, स्ट्रेटजी केवल एक नहीं होती। अगर किसी को गेम जीतना होता है तो मल्टीपल स्ट्रेटजीज रखता है। एक स्ट्रेटजी जो सबको दिखाने के लिए है, दूसरी स्ट्रेटजी ऐसी होगी अगर ये वाली स्ट्रेटजी पूरी ना चली तो दूसरी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे। तो एक गेम पर कई बिसात होती हैं, तभी गेम जीता जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां पर मिजोरम, म्यांमार, क्योंकि म्यांमार में जो चिन एथनिसिटी के लोग हैं उन्होंने अपनी नेशनलिस्ट फोर्स बना रखी है, इधर हमारे नॉर्थ ईस्ट में इंस्टेबिलिटी चल रही है, इधर आपके बांग्लादेश के नदन वाले पार्ट में इंस्टेबिलिटी चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां पर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करके वो एक ऐसा जोन बनाना चाहता है, कुछ ऐसी फोर्सेस जो कि चाइना को काउंटर करेंगी, लेकिन चाइना को काउंटर करने के बदले वो भारत में अगर इंस्टेबिलिटी हो रही है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होने दो। अगर इंडिया का जो एक्ट ईस्ट का सपना है कि हम एक्ट ईस्ट में कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट लाएंगे, यूएसए हैज नो कंसर्न फॉर काइंड ऑफ डेवलपमेंट इंडिया वांट्स इन नॉर्थ ईस्ट। ओनली कंसर्न यूएसए इज हैविंग इज कि उसके स्ट्रेटेजिक कंसर्न पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं। और इसमें एक मोहरा हो सकता है कि बांग्लादेश और बांग्लादेश की पॉलिटिक्स हो। तो यानी कि कई देशों ने अपने अपने डायनेमिक्स बैठा रखे हैं, इसमें वेस्ट का डायनेमिक्स ये भी हो सकता है। अभी जरा देख चलते हैं इसमें आगे। 2024 में इलेक्शन हुए जनवरी में। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे सर ये बताइए ये हुआ क्या, मतलब जरा थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं, कनेक्ट हो जाएगा। हाई कोर्ट का फैसला आता है, कहता है कि देखो गवर्नमेंट ने ना एक अनाउंसमेंट किया था, ये 30% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब फॉर पीपल हु आर डिसेंडेंट्स ऑफ दोज हु वर 1971 जो लिबरेशन वॉर था, जो उसके फाइटर्स थे। तो एक तरीके से जो फ्रीडम फाइटर्स थे ना 1971 में, उनके डिसेंडेंट्स को कोटा मिलेगा 30% जॉब में। हालांकि इसके अगेंस्ट थे बांग्लादेश के काफ़ी लोग। उनका कहना था यार ज़्यादातर जो फ्रीडम फाइटर्स आप बताते हो वो तो अवामी लीग पार्टी के लोग थे, तो एक तरह से अपनी पार्टी के लोग को ही आप गवर्नमेंट में डालना चाहते हैं। खैर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उन्होंने कहा नहीं भाई ये गलत हो रहा है, 30% रिजर्वेशन फॉर दोज पीपल हु आर डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे और उनके लीनियज के बच्चे, मतलब उनके मान लीजिए पोते और पोतियाँ। कहा कि नहीं, इसको घटाकर 5% करते हैं। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आता कि चलो 30% से घटाकर 5% करते हैं, देर हो गई थी। और इस दौरान वायलेंस बढ़ने लग गया था, पुलिस एक्शन हो रहा था, उधर से स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे। अब इसमें एक गलती जो शेख हसीना जी ने की, उन्होंने कहा कि जो प्रोटेस्टर्स हैं ना दे आर राजकर्स। राजकर्स एक्चुअली एक बहुत ही नेगेटिव टर्म है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में, माना जाता है जो ट्रेटर हैं। बेसिकली राजकर्स वो ग्रुप्स थे जो पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे फॉर द सप्रेशन ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तान, मतलब जहां पर बांग्लादेशी लोग हैं उनको सप्रेस करने का काम करे थे राजकर्स। तो एक तरीके से ट्रेटर बोल दिया। अब इससे और भड़क गए वो स्टूडेंट्स, और फाइनली प्रेशर ऐसा हुआ कि 5 अगस्त वो तो सीधा मतलब जो जहां पर प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसी की तरफ चलने लगे, फाइनली रिजाइन करके आना पड़ा। तो हमें ये समझ में आया अभी तक कि यार इंडिया की सिक्योरिटी एंड रीजनल मतलब जो स्ट्रेटेजी है उसके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है बांग्लादेश। ये केवल बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स का मामला नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में एक्सट्रीमिस्ट्स अभी हो सकता है बढ़ सकते हैं, मतलब अगर बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट समय रहते ये फैसला ले कि भाई मतलब रीजनल सिक्योरिटी इज अ कंसर्न फॉर देम एज वेल, आईएसआई बढ़ सकती है। ये बीएनपी और जमात इस्लामी, अभी ये दो ग्रुप्स हैं जो इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट है, अवामी लीग पार्ट नहीं है। और बीएनपी का इतिहास देखिए, जो खालिदा जिया हैं बीएनपी की लीडर, खालिदा जिया के जो हस्बैंड हैं, he was having close alignment with Pakistan, and BNP has certain factions who are having this kind of bonhomie with Pakistan. और जमात इस्लामी वो तो खुलेआम एंटी इंडिया स्टैंड रखती है।
तो एक हमारे लिए कंसर्न है कि नहीं है। अब बांग्लादेश की इकोनॉमी का जो डिक्लाइन है, अब उसमें देखिए एंगल क्या आ रहा है। टेक्सटाइल के केस में अभी रिसेंट रिपोर्ट आ रही है कि कई जो बड़ी ब्रांड हैं, H&M, ज़ारा, वो कह रही है कि हमारे 40% जो स्टॉक्स हैं जो अभी तक आने चाहिए थे वो ब्लॉक हो रखे हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने जो भी उनको लगता था कि अवामी लीग पार्टी से संबंधित ये फैक्ट्री चला रहा है, तो उसकी फैक्ट्री में आग लगा दी, फैक्ट्री में तोड़फोड़ कर दी। अब ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं उनके ऑर्डर्स बांग्लादेश में कम आएंगे कि ज़्यादा आएंगे? कम आएंगे। तो वो अपने बेस को शिफ्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। मोजाम्बिक शिफ्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, टेम्पररी कंबोडिया, वियतनाम शिफ्ट कर रहे हैं, मेडागास्कर तक शिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर अभी तक बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक राइज हुआ है उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने एक की रोल निभाया है, अगर ये प्रोटेस्टर्स और जो सेंटिमेंट अभी चल रहे हैं इसको ध्यान नहीं देंगे कि भाई आपकी गलत इमेज बन रही है, आप हिंदू माइनॉरिटीज पर, अदर माइनॉरिटीज पर जो एक्शन ले रहे हैं, तो आपकी इमेज बन रही है कि देयर इज कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन बांग्लादेश, और ऐसे में ब्रांड्स आपके बाहर जाएंगे तो फिर वही इकोनॉमिक लॉस आएगा। तो क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज, BNP, जमात इस्लामी क्या आपको ये जॉब्स दे देंगी? नहीं। जॉब आएगी स्टेबिलिटी से, जॉब आएगी सिक्योरिटी से। ये देखिए लॉन्ग टर्म के लिए मोजाम्बिक में। प्लस इंटरिम गवर्नमेंट का फैसला है कि आर्मी को पावर दे दी है, मजिस्ट्रियल पावर, पुलिस पावर। जहां भी आर्मी को, हमारे आस पड़ोस में देखिए साउथ एशिया में क्या चल रहा है। अब जैसे साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश, मतलब जिसको कहा जाता है आसियान का डोर है इंडिया के लिए, म्यांमार, जब से आर्मी का शासन आया मिलिट्री कू के बाद 70% उनकी करेंसी गिर गई है, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है। तो अगर आर्मी के पास इनका कंट्रोल आ गया, पुलिसिंग का बांग्लादेश में मजिस्ट्रियल कंट्रोल इनके पास है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है एक्चुअली उसके हाथ वैसे ही बंधे हुए हों, आर्मी अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाती रहे। नाउ मिलिट्री रूल से इकोनॉमी डिक्लाइन आएगी, और इकोनॉमी अगर डिक्लाइन हुई तो इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। म्यांमार जब ऐसा हुआ तो इससे और ज़्यादा इन्फ्लक्स बढ़ा। ये देखिए जो नई सरकार है इनकी, मतलब इन्फ्लक्स इंडिया की तरफ, नई सरकार जो है इनकी यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट, अपनी अब इकोनॉमिक टर्मोइल होगा तो वो चाहेंगे कि हमें हेल्प चाहिए। हेल्प के लिए वो ज़्यादा अलाइन किसकी तरफ होंगे? क्लियर कट समझ में आ रहा है, चाइना की तरफ होंगे, इंडिया की तरफ नहीं। तो अगेन अ सेटबैक फॉर इंडिया, और आई वुड से सेटबैक फॉर बांग्लादेश एज वेल। जहां जहां चाइना ने चेकबुक डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया है, जहां जहां चाइना हेल्प करने आया, वहां पर जो नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है सब देशों पर सबको पता है। श्रीलंका अपना हम्बन टोटा पोर्ट खोकर बैठा है, तो बांग्लादेश को जागना पड़ेगा इसमें भी। रिफ्यूजी का इन्फ्लक्स होगा तो हम पर तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा ही। ये देखिए म्यांमार की वजह से 35,000 रिफ्यूजीज आ गए थे। और मणिपुर में जो इशू मैंने आपको बताया, चिन कुकी, ये अपने आप को मानते हैं कि हमारे एथनिक टाइज हैं, और एथनिक टाइज की वजह से यहाँ पर अगर पॉपुलेशन चेंज होगी तो भाई साहब डेमोग्राफी चेंज होगी, तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उनको लगेगा कि भाई बाहर से आए लोग ये हमारे रिसोर्सेज को ले रहे हैं। आसाम में जो हुआ था, याद है आपको, जिसके बाद फिर आसाम अकॉर्ड कराना पड़ा था, वो भी तो यही था। यानी कि बांग्लादेश की गतिविधियों ने तब भी हम पर इंपैक्ट करा था और आज भी इंपैक्ट कर रहे हैं। तो बांग्लादेश को अपनी पॉलिटिक्स को ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो अपने घर का मामला है। अरे भाई साहब, आपके घर का मामला होता तो फिर हमारे यहां पर ये इंपैक्ट कैसे होता? राइट? तो यानी कि ये रीजन की बात है, तो रीजनल माइंडसेट, रीजनल स्ट्रेटजी इज नेसेसरी। इंडिजिनस ग्रुप्स, अब यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि यहां पर एथनो नेशनलिज्म बढ़ सकता है। मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव दिया था ना कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वेस्टर्न पावर्स चाहती हैं कि जैसे उन्होंने ईस्ट तिमोर में कुछ क्रिश्चियन ग्रुप्स को एक करके एथनिक बेसिस पे अलग देश बनवाया, तो कहीं ऐसा ना हो कि यहां पर ये जो कम्युनिटी, जो पीपल, और यहां पर जो इन्होंने म्यांमार के इस वाले साइड में एक चिन नेशनलिस्ट फोर्सेस काम कर रही हैं, ऐसी वो फोर्सेस यहां पर अपने आप को एक करें और यहां पर एक करके जो चाइना का एक्सपेंशन है उसको रोकने के लिए यहां पर एक बफर बनाएं। अब इस बफर के चक्कर में हमें भी तो नेगेटिव इंपैक्ट होगा ना, यहां पर जो हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं उस पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा। इंडिया की जो स्ट्रेटेजी है, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, जो ट्राइलेटरल हाईवे का हम प्लान कर रहे हैं, वो नेगेटिव इंपैक्ट हो जाएगा। हमारा कालादान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट, यानी कि कोलकाता को हम कनेक्ट कर रहे हैं सितवे पोर्ट से, सितवे से फिर हम जा रहे हैं ऊपर मिजोरम, वो सब हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो विजन है वो सब खतरे में आ सकता है अगर इस प्रॉब्लम को समय रहते सॉल्व ना किया। सीधी सी बात है, अगर आप कमजोर हैं तो दूसरा तो फायदा उठाएगा ही। थुसाइडस को दोबारा कोट करना चाहूंगा, उन्होंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग शेल डू व्हाट दे कैन एंड वीक मस्ट सफर व्हाट दे शुड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। लार्ज पार्ट ऑफ चिन स्टेट, म्यांमार यानी कि नदर्न साइड, इंडियन स्टेट ऑफ मिजोरम, ऑलरेडी मिजोरम में जब रिफ्यूजीज का इन्फ्लक्स हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम अलाउ नहीं करेंगे। तो मिजोरम के सीएम ने उस समय पर क्या बयान दिया? कहा नहीं, हमें अलाउ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो लोग हैं जो चिन से सॉलिडारिटी रखते हैं, कुकी चिन, तो ऐसे में उनको तो साथ आना पड़ेगा।
कुक इनहेबिटेड एरियाज ऑफ मणिपुर, यहां पर भी ये इशू है, और फिर ये चित्तागोंग डिवीजन जो बांग्लादेश वाला है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन साथ बनता है तो भाई साहब नॉर्थ ईस्ट में जो इतना मेहनत करी है स्टेबिलिटी लाने के लिए, प्रोग्रेस के लिए, वो सब नुकसान हो सकता है। ये आपके कुछ आउटफिट्स हैं जिनको सपोर्ट मिल रहा था चाइना से ऑब्वियसली। नाउ अब यूएसए ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि यूएसए चाह रहा था कि क्वाड को रिप्रेजेंट किया जाए क्लियर कट एंटी चाइना स्टैब्लिशमेंट, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया ने कहा देखो हम चाहेंगे कि क्वाड जो है एक इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटजी में एक की पिलर बनेगा, इस एरिया में डेवलपमेंट लाएगा, और हाँ हम सिंबॉलिकली चाइना को काउंटर करेंगे सिंबॉलिकली। लेकिन यूएसए चाह रहा था कि मिलिट्रीली करना है, तो आप जो है डिक्लेयर कर दो कि क्वाड में इंडिया चाइना के खिलाफ इनके साथ है। किसके साथ? यूएसए के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंडिया ने कहा कि देखो यूएसए, आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, जिस बुक को पढ़कर आप फॉरेन पॉलिसी बना रहे हो, उस बुक को हमने भी पढ़ा हुआ है, वो है मर्शाइमर के व्यूज। और मर्शाइमर ने कहा था कि यूएसए तुम्हें सबसे बड़ा खतरा रशिया से नहीं है, चाइना से है। और चाइना को काउंटर करने के लिए तुम्हारे पास क्या तरीके हैं? दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में फिर तुम्हारे पास दो तरीके हैं, एक तो है वॉर और एक है ब्लैकमेलिंग। तो मर्शाइमर ने कहा कि वॉर चलेगा नहीं चाइना के खिलाफ, कारण वॉर जब होगा तो प्रोट्रैक्टेड होगा। मर्शाइमर का कहना था कि पिछले 30 सालों में चाइना ने जितना राइज किया है मॉडर्न टाइम में और किसी ने नहीं किया, तो चाइना इज अ वेरी बिग थ्रेट। तो वॉर से रिजल्ट तो आ जाता है, लेकिन चाइना के खिलाफ तुम्हारे लिए रिजल्ट नहीं होगा, मतलब यू आर गोइंग टू लॉस लॉट ऑफ यू कैन से रिसोर्सेज। फिर दूसरा है ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेलिंग का मतलब है सपोर्ट कर दो ताइवान को, सपोर्ट कर दो कि भाई हम चाइना के अंदर कुछ जो इन्फिल्ट्रेंट्स हैं उनको भेजेंगे जो रेबेलियन लाएंगे। उन्होंने कहा लेकिन ब्लैकमेलिंग चाइना के साथ काम नहीं कर पाएगी। फिर आता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में वो कहते हैं बक पासिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करो, यानी कि अपनी जिम्मेदारी किसी और को दे दो, इंडिया को। तो इंडिया को कहो कि भाई एंटी चाइना स्टैंड ले। अगर क्लियर कट इंडिया एंटी चाइना स्टैंड लेगा तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो तुम इंडिया को स्ट्रांग करते रहना, इकोनॉमिकली स्ट्रांग करना, वेपनरी देना, जैसे इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन करना। ऐसा क्या हुआ कि इंडिया के साथ एकदम से इतने सारे एग्रीमेंट कर लिए यूएसए ने? लेमोआ, कोमकासा, बेका, ये सब मैं आपको पढ़ाता हूं इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लासेस में। क्यों कर लिए? क्योंकि इसके पीछे बक पासिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है। बक पासिंग का मतलब है जिम्मेदारी जो है बक पास कर दो दूसरे को मजबूत करो, उसको कहे लगेगा आह क्या बात है हम स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन भाई साहब तुम्हें स्ट्रांग किया जा रहा है किसी विशेष पर्पस की वजह से। फिर उसके बाद है बेट एंड ब्लीड। बेट एंड ब्लीड होता है कि किसी कमजोर को सपोर्ट करो। अब इंडिया वो कमजोर नहीं है, इंडिया इज अ बिग पावर, बिग स्ट्रेटेजिक लोकेशन, रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, डेमोक्रेसी, स्टेबिलिटी। लेकिन ये स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया यूएसए ने यूक्रेन के खिलाफ, उसको बलि का बकरा बनाओ और उसको ब्लीड होने दो। इस चक्कर में जो तुम्हारा दुश्मन है वो भी 2 साल तक वॉर में लगा रहेगा और उसकी भी पावर कमजोर होगी। और तीसरा है ब्लड लेटिंग। ब्लड लेटिंग का मतलब है दोनों पावर को सपोर्ट करो। अब देखो ब्लड लेटिंग तो यूएसए चाइना के केस में कर नहीं सकता, क्योंकि ब्लड लेटिंग का रूल क्या कहता है? दोनों को सपोर्ट करो। इसका इस्तेमाल यूएसए ने किया था ईरान इराक वॉर में, दोनों को हथियार सप्लाई कर रहा था। दोनों को हथियार सप्लाई करो, दोनों लड़ेंगे, पैसा तुम्हें देंगे और दोनों कमजोर हो जाएंगे। तो इंडिया के केस में यूएसए ना तो ये स्ट्रेटजी यूज कर सकता, ना ये कर सकता, ये कर रहा। मतलब चाइना के अगेंस्ट देखो सारी स्ट्रेटजी फेल है, केवल यही स्ट्रेटजी यूएसए के फॉरेन पॉलिसी, यूएसए के जो स्कॉलर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के वो यूज करने की बात कर रहे थे और फॉरेन पॉलिसी मेकर ये यूज कर रहे हैं। अब जब मैं भी इस बात को आपको क्लास में पढ़ाता हूं तो क्या इंडिया को ये बात नहीं पता है भाई। तो इंडिया एंटी चाइना स्टैंड क्लियर कट नहीं लेता यूएसए के साथ मिलकर, राइट। अब इसी वजह से यूएसए को चाहिए एक ऐसा बीच में एक कुछ बफर स्टेट टाइप बनाए जो कि सॉलिडारिटी लेकर मतलब यूएसए के साथ आए कि भाई देखो हमें नेशन का दर्जा दिला दो, हमें सपोर्ट कर दो, हमें हथियार दे दो, मनी दे दो, और बाकी अगर चाइना को इनस्टेबल करने के लिए हमें इस फ्रंट से रोकना होगा तो हम कर देंगे। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ये भी एक पर्सपेक्टिव है। कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश का जो प्रेजेंट और फ्यूचर वो कनेक्टेड है, क्योंकि लोकेशन ऐसी है। हम सब जानते हैं कि चिकन नेक जो कॉरिडोर है, जो चिकन नेक डिलेमा हम कहते हैं, उसको अगर हमें काउंटर करना है तो बांग्लादेश हमारे साथ होना चाहिए। कारण क्योंकि अगर ये चिकन नेक और यहां पर बांग्लादेश है तो बांग्लादेश के से जो मल्टीपल रूट्स इंडिया को मिलते हैं यहां से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के, इससे चिकन नेक का डिलेमा खत्म हो जाता है
जिसका फ़ायदा चाइना लेना चाहता है। चाइना इस डैगर की तरह चुंबी वैली का इस्तेमाल करना चाहता है। तो चाइना तो चाहेगा ना कि तुम्हारे लिए रास्ते बंद हो जाएं, जिससे तुम इसी पर डिपेंडेंट रहो और प्रेशर क्रिएट हो जाए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये जो पोजीशंस होती हैं, ऑपरेशनल एडवांटेजेस होती हैं, इसका इंपैक्ट केवल वॉर में नहीं होता, इसका इंपैक्ट अदर जो पॉलिसीज हैं, नेगोशिएशंस हैं, उसमें भी होता है, क्योंकि नेगोशिएशन में आप अपर हैंड ले लेते हैं। अभी जो इनके मतलब पॉलिटिक्स में हो रहा है बांग्लादेश की, तो अल्टीमेटली इंडिया को तो यही चाहिए कि इलेक्शंस हों, अवामी लीग को भी मौका मिले, जो नैरेटिव्स हैं उसमें एक काउंटर नैरेटिव जैसे इस वीडियो में हमने शेयर किया, ऐसी बातें भी बांग्लादेश तक जाएं, उनको भी बात समझ में आए कि भाई उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इंडिया के लिए भी फेवरेबल है, कि अगर बांग्लादेश इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करेगा तो हम पाकिस्तान को कह पाएंगे लो सीखो इनसे, जैसा कि हम आज तक कहते आए हैं। अगर बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो हमारे लिए भी एडवांटेज है, लेकिन अगर बांग्लादेश जो अभी कर रहा है, जो बैड एग्जाम्पल रिप्रेजेंट कर रहे हैं बांग्लादेश के कितने सारे जो आउटफिट्स हैं, माइनॉरिटीज़ पे अटैक, टेम्पल्स पे अटैक, और सीधा जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने बांग्लादेश को स्टैब्लिश करने में 1971 में इतनी बड़ी बड़ी डोनेशंस इकट्ठी करी, इंस्टीट्यूशंस बनाए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाए, उनको कहा जा रहा है कि यू आर एंटी नेशनल। तो व्हाट एग्जाम्पल दीज ग्रुप्स आर सेटिंग फॉर बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को डिसाइड करना होगा कि फ्यूचर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन प्रेजेंट में अपने आप को नैरेटिव से बाहर लाएं, लार्जर पर्सपेक्टिव्स को अपनाएं और फ्यूचर को ब्राइट करें। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर सब कुछ है क्लियर तो मेंशन वाह इन कमेंट्स। आपकी जो अपने ओपिनियन है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू गो थ्रू ईच एंड एवरी कमेंट। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम मेंस में, एग्जामिन द स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश ओवर इंडिया। तो जो मैंने आपको डायमेंशंस बताए वही डायमेंशन इस आंसर में यूज होंगे।